Hello, Namaskar. Today we will be discussing history chapter Buddhism. बुद्धिज्म के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि इसका इमर्जेंस क्यों हुआ। तो उसके इमर्जेंस के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी को हम भारत के प्राचीन इतिहास में और वी कैन से इन एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी कैन कॉल इट एज अ टर्निंग पॉइंट। यस, हम इसको टर्निंग पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट इसलिए भी था कि इस टाइम पीरियड पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये है कि न्यू आइडियाज़ का इमर्जेंस हो रहा है। ठीक है? न्यू आइडियाज़ आपके इमर्जेंस में थे, जिसमें स्पेशली हम बात करेंगे डिबेट और डिस्कशन के बेस पे नए आइडियाज़ का इमर्जेंस यहाँ पे स्टार्ट होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी इज़ अ टर्निंग पॉइंट। व्हाई? बिकॉज़ रिलीजियस लेवल पे, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल लेवल पे नए आइडियाज़ आपके इमर्ज होकर आ रहे थे। ठीक है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि आप ईरान में देखो इस टाइम पीरियड पे, तो ईरान में हमें ज़रूस्त्रियन जो आइडियाज़ हैं वो आपके इमर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? वैसे ही अगर आप ग्रीक में देखो तो ग्रीक में आपको दिखाई देगा कि प्लेटो और अरिस्टो जैसे जो दार्शनिक हैं, और वी कैन से प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे जो फिलोसोफर्स हैं, दे वर इमर्जिंग। एंड वी कैन कॉल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना। ठीक है? चाइना में भी आपका क्यूची जैसे आइडियाज़ जो है वो आपके इमर्ज होके आ रहे थे। इवन और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में गौतमा एंड महावीर जो आपके थिंकर हैं वो आपके इमर्ज होकर आ रहे थे। ये थिंकर इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? इनके आइडियाज़ इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? चाहे वो गौतम हो, चाहे वो महावीर हो, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट? देखो, दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज़ दे आर हैविंग डिफरेंट आइडियाज़। ठीक है? जैसे यूरोप में एक टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ emergence of न्यू आइडियाज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन हिस्ट्री रेनिसेंस। ठीक है? वैसे रेनिसेंस हम जब पढ़ते हैं तो हम मोस्टली उसको मेडिवल पीरियड में ही पढ़ते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया सब कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर ये जो आइडियाज है ये आपके 6th सेंचुरी बीसीज में स्टार्ट हो चुके थे। 6th सेंचुरी बीसीज में ऐसे कैसे स्टार्ट होते हैं? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर है डिबेट। ठीक है? डिबेट एंड डिस्कशन के बेस पे ये आइडियाज आपके इमर्ज होकर आते हैं। ठीक है? तो ऐसा उस टाइम पे चल क्या रहा था? अगर हम उस टाइम के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो आपको बताएं कि बहुत लंबे समय तक, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1500 सेंचुरी बीसी से लेकर, ठीक है, और 600 सेंचुरी बीसी तक वैदिक नॉर्म्स बहुत ज्यादा पावरफुल था। ठीक है? वैदिक नॉर्म्स का पावरफुल होना इस बात पे भी तय करता था क्योंकि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था। ब्राह्मण्स के पास संस्कृत के नॉलेज थे। दे वर ऑल्सो डेवलपिंग कोर आइडियाज ऑफ वर्णा सिस्टम। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो सोसाइटी में थी। ठीक है? हम सोसाइटी में वर्णा ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। ठीक है? वर्णा सिस्टम के हिसाब से सोशल नॉर्म्स फॉलो हो रहे थे। तो ये सारी की सारी चीजें उस टाइम पे फॉलो हो रही थी और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती थी। ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती थी, क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे तो सोसाइटी के अंदर जो वर्णा सिस्टम के एलिमेंट्स हैं वो आज भी आपको बहुत डेप्थ में जाएंगे तो हमें मिल जाता है। तो उस टाइम पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फॉलो होते रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे जो आइडियाज हैं वो कैसे इमर्ज होकर आए। इनिशियली ये कोई धर्म नहीं थे, ये कोई रिलीजियस आइडियाज को इमर्ज नहीं कर रहे थे, बट इनका जो आइडियाज और टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाने का जो तरीका था ना, वो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। उसने क्या करा? उसने एक बहुत बड़े लेवल पे सोसाइटी के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करी। ठीक है? जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, हम जब इनके बारे में बात करते हैं तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है सोर्स, वो है आपका हेगियोग्राफी। ठीक है? हेगियोग्राफी का मतलब क्या होता है? हेगियोग्राफी का मतलब होता है कि बायोग्राफी ऑफ सेंट्स, या कोई आपका बायोग्राफी ऑफ मॉन्क्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपकी बायोग्राफी ऑफ सेंट्स हैं, ये हमें उस टाइम के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं देते, बट ये हमें ये बताते हैं कि सोसाइटी में जो फॉलोअर्स थे वो फॉलोअर बेस कितना बड़ा था। ठीक है? तो ये एक तरीके का उनके बारे में उनके प्रेज के बारे में बताते हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 6th सेंचुरी बीसी। ये हमें उस टाइम के बारे में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं कि उस टाइम पे एक लोगों का बिलीव कैसा था, वो किन चीजों के लिए बहुत ज्यादा मतलब कोशिश करते रहते थे। ठीक है? तो यहाँ पर जो आइडियाज है, आइडियाज का शेयर होता हुआ हमें दिखाई देगा, नए आइडियाज का इमरजेंस दिखाई देगा। ठीक है? अब यहाँ पर इन सब चीजों के लिए वहां पर बनने लगी उस टाइम पे कुटाग्रशाला।
ठीक है। कुटाग्रशाला का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस जहां पे डिबेट और डिस्कशंस करे जाते हैं, क्योंकि डिबेट और डिस्कशन के बेस पे ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को यहाँ पर चैलेंज किया जाएगा। आगे आपको मैं बताऊंगा, गौतम बुद्धा इसके सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स और वैदिक नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि सोसाइटी के अंदर बहुत बड़े लेवल पर डिफरेंस क्रिएट हुआ है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है दैट इज ब्राह्मणिकल नॉर्म्स और सोशल डिवीजन विच वाज क्रिएटेड बाय मनुस्मृति और वैदिक नॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे बात करेंगे गौतम बुद्धा के बारे में। गौतम बुद्धा का जो एमर्जेंस है वो कैसे होता है, कैसे बुद्धिज्म सोसाइटी में फॉलो होता है, क्या ऐसी परिस्थितियां थी, क्या ऐसे सिचुएशंस थे जिसकी वजह से बुद्धिज्म को प्रमोट होने का, ग्रो करने का मौका मिला। ठीक है, तो गौतम बुद्धा के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। गौतम बुद्धा का जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 563 बीसी, ठीक है, और फुल मून का टाइम था, ठीक है, जिसको आज हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था आपका कपिलवस्तु, ठीक है, जो आज के टाइम पे नेपाल में पड़ता है, कपिलवस्तु विच इज इन लुम्बिनी। ठीक है, अगर आप अशोक के पिलर्स को भी देखोगे तो अशोक का एक पिलर हमें यहाँ पे भी मिला है जिसको हम बोलते हैं रुम्बिनदेही पिलर्स, जहाँ पर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं उसके ह्यूमैनिटेरियन वर्क को लेकर जब उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। ठीक है, तो हम इसको किसी और टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 563 बीसी, कपिलवस्तु लुम्बिनी, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ और शाक्य कुल से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, शाक्य क्लेन से ये बिलोंग करते हैं। पिता का नाम शुद्धोधन, ठीक है, और माता का नाम महामाया। ठीक है, शुद्धोधन एंड महामाया, और पिता जो थे इनके शाक्य क्लेन के हेड थे। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म अभी कोई उसका हमें यहाँ पर किसी भी तरीके का हमें उसकी फाउंडेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, शुद्धोधन जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो गौतम बुद्ध के जन्म के टाइम पे एक सिंबल जो है बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, हम अगर लाइट ऑफ एशिया पढ़ोगे तो लाइट ऑफ एशिया में ये सिंबल के बारे में डिस्कस करा गया है। ठीक है, तो सिंबल में बताया गया है कि उनके जन्म से पहले जो रानी थी महामाया, उनको सपने में एक हाथी के दर्शन होते हैं, एक एलिफेंट के दर्शन होते हैं। तो अगर आप सांची का स्तूप देखोगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बता रहा हूं मैं आपको, अगर सांची के स्तूप को देखोगे तो सांची के स्तूप में एलिफेंट एक सिंबल के तौर पे दिखाई देता है। और जो एलिफेंट है, एलिफेंट को बुद्धिज्म में सिंबल माना जाता है किस चीज का? विजडम और स्ट्रेंथ का। ठीक है, विजडम एंड स्ट्रेंथ दोनों का सिंबल माना जाता है, और यहीं से जो है गौतम बुद्ध की फाउंडेशन दिखाई देती है, एक झलक मिलती है। जब शुद्धोधन ने इस सपने के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि महामाया ने जब शुद्धोधन को बताया कि मैंने एक सपना देखा, सपने में मैंने एक हाथी देखा, तो उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, जो उस टाइम के प्रकांड विद्वान थे, उन सभी को बुलाया कि जो ये जो एलिफेंट है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो शाक्य मुनि है, शाक्य मुनि इसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, एक शाक्य मुनि थे, काफी यंग थे, उन्होंने भविष्यवाणी करी कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ठीक है, एम्परर, काफी बड़ा एम्परर बनेगा, और ये मॉन्क बनेंगे। ठीक है, तो शुद्धोधन को हमेशा से डर सताता रहा था, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को कभी भी, ठीक है, कभी भी वास्तविकता से मतलब उनके वास्तविकता उनके सामने आने ही नहीं दी। ठीक है, ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम ऑल द ट्रुथ ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो सिद्धार्थ को बहुत जो है लग्जरियस लाइफ मिली थी, और वो हमेशा इन सब चीजों से काफी ज्यादा दूर रहे। लेकिन कहते हैं ना कि नियति ने कुछ तय कर रखा है, वो होकर ही रहेगा। ठीक है, एट द एज ऑफ 29, वन ऑफ द मोस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ सिद्धार्थ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर वो 4 इंसिडेंट देखते हैं। ठीक है, पहला इंसिडेंट में वो देखते हैं कि जो है वीक मैन, ठीक है, फिर सिक मैन, ठीक है, देन ए डेड बॉडी, ठीक है, और लास्ट में देखते हैं एक मॉन्क। तो इस तरीके से उनके माइंड में इस फिजिकल वर्ल्ड को लेकर बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं रहती। वो जो मॉन्क वाला विजुअल उन्होंने देखा था, उस मॉन्क के चेहरे पे जो उन्होंने स्माइल देखी थी, और बाकी जो तीनों इंसिडेंट देखे थे वहां पे उन्होंने पेन देखा था। तो बुद्धिज्म की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है वो एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करती है कि पेन को मिनिमाइज करना, और जो है डिवाइन हैप्पीनेस को बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ थ्योरीज, कुछ प्रिंसिपल्स दिखाई देंगे। और यहाँ से जब भगवान बुद्ध ने, यानी कि सिद्धार्थ ने जब अपना घर छोड़ा था एट द एज ऑफ 29, ठीक है, और इस घटना को गौतम बुद्धा के मतलब जर्नी में महाभिनिष्क्रमण के तौर पे जोड़ा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ महाभिनिष्क्रमण, और इसका मतलब होता है कि गौतम बुद्ध ने एक नॉबल कॉज के लिए जो है अपना घर छोड़ा। ठीक है, जो प्लेजर्स वो अचीव कर सकते थे वो उन्होंने छोड़ा।
ठीक है। इसके बाद जब वो नॉलेज गेन करते हैं तो वो है आपका बोधि, ठीक है। बोधि उनको मिला था बोध गया व्हिच इज इन बिहार, ठीक है। इसके बाद अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बनारस में भी उनका जो है एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं सारनाथ, और सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट प्रीचिंग दी थी, ठीक है। फर्स्ट प्रीचिंग जो है वो उन्होंने वहीं दी थी। इसके बाद आप देखोगे कि कुशीनगर भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है गौतम बुद्धा की लाइफ को लेकर, ठीक है। कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि उन्होंने इस जो फिजिकल वर्ल्ड की जो बॉडी थी, जो हमारा बायोलॉजिकल बॉडी थी, उस बॉडी को उन्होंने त्याग किया और वो निर्वाण की ओर चल दिए। निर्वाण का मतलब होता है बेसिकली साल्वेशन, और हम ये कह सकते हैं कि निर्वाण का मतलब मोक्ष भी है अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से इसको कनेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे गौतम बुद्धा ह्यूमैनिटी के लिए ऐसा कुछ छोड़ के जाते हैं जो हजारों सालों तक ह्यूमैनिटी को रास्ता दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका सांची के स्तूप का प्रिजर्वेशन, ठीक है। सांची के स्तूप का जो प्रिजर्वेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सांची के स्तूप के प्रिजर्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो आपके बेगम्स ऑफ भोपाल का है, और बेगम्स ऑफ भोपाल के कोशिशों की वजह से ये जो आपकी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो आज भी हमारे सामने है, आज भी हमारे इतिहास की, आज भी हमारी संस्कृति की धरोहर बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं कि हाउ डू वी नो अबाउट बुद्धिज्म, हम बुद्धिज्म को कैसे जानते हैं। तो बुद्धिज्म को जानने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपके त्रिपिटका, ठीक है। और त्रिपिटका को अगर आप समझो तो इसको हम थ्री बास्केट्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट लिटरेचर और बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं, जो आइडियाज हैं, वो सारा इसके अंदर कंपाइल्ड है। तो ठीक है, तो त्रिपिटका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो तीन आपके बुक्स हैं वो है आपका सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड आभिधम्म साहो, ठीक है, आभिधम्म साहो। तो ये सुत्त पिटका इज कंटेनिंग टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, विनय पिटक की containing the norms or the rules for the sangha or the Bodh bhikshu and bhikshuni, ठीक है। Now the Abhidhamma Saho is a Jataka story or we can say a story which is related to social norms। तो यहाँ पर त्रिपिटका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बुद्धिज्म के आइडियाज के बारे में, और त्रिपिटका की बेस पे हम बुद्धिज्म के आइडियाज को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक फाउंडेशनल सोर्स भी यही है। तो जैसे कि मैंने बताया 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी जो है वो आपका एक टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट है क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो है आपके नए आइडियाज एमर्ज हो रहे थे, तो बुद्धिज्म को भी कुछ ऐसी चीजें मिली जिसकी वजह से बुद्धिज्म को ग्रो होने का मौका मिला। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये था कि भाई हार्श प्रैक्टिसेस थी ब्राह्मणिकल, ठीक है, हार्श ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस, और जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर सोशल डिवीजन बना हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो था सोशल डिवीजन का बना होना। तो सोशल डिवीजन जो है आपका वो बहुत बड़े लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा था। तो हार्श ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस, और हार्श ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस क्या कर रही थी, सोसाइटी के अंदर क्रिएट कर रही थी सोशल डिवीजन, और इस सोशल डिवीजन के वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत बड़े लेवल पर अनएथिकल वैल्यूज ज्यादा पावरफुल हो रही थी, क्योंकि ब्राह्मणिकल नॉर्म्स इतने ज्यादा हार्श हो चुके थे कि उस टाइम पे सोसाइटी के अंदर जो आपके बहुत ज्यादा लोअर क्लास के जो लोग थे, जैसे कि शूद्र क्लेन हुआ, ठीक है, हमने पढ़ा है वैदिक नॉर्म्स में कि शूद्र की सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा अलग रखे जाते थे, ठीक है। अनटचेबल्स की जो कैटेगरी थी वो बहुत ब्रॉड थी, और अनटचेबल्स के साथ जो इनजस्टिस था वो बहुत ज्यादा ब्रॉड था। तो यहाँ पर जो बुद्धिज्म का जो आइडिया है, ठीक है, बुद्धिज्म यहाँ पर किस चीज को इंश्योर कर रहा है, बुद्धिज्म यहाँ पे इंश्योर कर रहा है इक्वालिटी को। तो आप अगर देखोगे सोसाइटी के अंदर जब भी जिस किसी थिंकर, जिस किसी व्यक्ति ने इक्वालिटी को इंश्योर करने की कोशिश करी है, लोगों ने उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी है। तो गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड पे भी जब उन्होंने इक्वालिटी को इंश्योर करा, जब उन्होंने ऐसे आइडियाज को इंश्योर करा जो सोशल नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे थे लेकिन ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दे रहे थे, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसे केस में बुद्धिज्म को बढ़ने के लिए बहुत अच्छी खासी एनवायरनमेंट इनको मिलती है। ऑफकोर्स ये अकेला रीजन नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे और रीजंस हैं, हम डिस्कस करेंगे, बट ये एक फाउंडेशनल रीजन है उस टाइम पे जिसकी वजह से बुद्धिज्म को आगे बढ़ने का मौका मिला, ठीक है।